Good morning students, welcome to your biology class. Hope you are all well. So students, first we will start with the daily review, then we will start our next topic. So what are the components of transport system in highly organized plants? NCERT question जो है 110 पेज में. So the xylem and phloem are the components of the transport system in highly organized plants. The xylem helps in the transportation of water and minerals from root to the other parts of the plant, whereas phloem conducts the transport of food from the leaves to the other parts of the plant. So what does xylem do? It helps in the transportation of water, okay, and direction. It moves in only one direction, upward direction, but the phloem, it conducts the transport of food from the leaves to the other parts, and the direction is unidirectional, bidirectional, बल्कि upward भी move करता है and downward भी move करता है. So how are the water and minerals transported in plants? So water and minerals are transported in plants with the help of xylem. The components of xylem form a continuous water conducting channel in the plants. This channel starts from the roots and reaches every part of the plant. When the plant loses water through transpiration, it creates a suction pressure. This pressure forces the water to enter xylem cells of roots. From these cells water is transported to all parts of the plant. So जो water and minerals हैं वो first ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं प्लांट में, वो जाइलम से की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर एंड मिनरल्स. और जो जाइलम के कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि जाइलम फाइबर और ये सब जो हैं ये क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूस वाटर की कंडक्शन करते रहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम रूट्स टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड दिस चैनल स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स एंड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड व्हेन प्लांट लूजेज वाटर, जब प्लांट वाटर लूज़ कर देता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो वो क्या करता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है. जब प्लांट में पानी की कमी हो गई है, सो व्हाट डज प्लांट डू, इट क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर एंड दिस प्रेशर फोर्सेस द वाटर टू एंटर जाइलम सेल्स ऑफ रूट. और ये प्रेशर क्या करता है, जो रूट्स में जाइलम जो रूट्स में प्रेजेंट है उनको एक प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि कि वो वाटर की सक्शन कर सकें और वाटर प्रोवाइड हो सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए. हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में? एंड सो द इन प्लांट्स फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. राइट, जो अभी आपने इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तो जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. The cells in the leaves uses energy from adenosine triphosphate and push the sugar molecules in the adjacent phloem tubes. So adenosine triphosphate क्या था, ATP. So जो सेल्स हैं वो ATP यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की यूसेज हो रही है, ठीक है, तो ATP की यूसेज करते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स को फ्लोएम ट्यूब में पुश करते हैं. और इससे क्या होता है कि जो शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्लोएम ट्यूब में. फ्लोएम ट्यूब में शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, और जब हायर कंसंट्रेशन होगी फ्लोएम ट्यूब में, जो वाटर है जो कि एडजेसेंट साइड में है जाइलम ट्यूब में, वो भी फ्लोएम ट्यूब में एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा. और किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. तो ऐसे ही जो है फूड मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है साथ साथ में, और वाटर की कंडक्शन भी होती रहती है. Next step is that water enters the tube that exerts pressure on the walls of the tube. जो वाटर जो जाइलम में प्रेजेंट था वो वाटर जो है वो ट्यूब में एंटर करता है और प्रेशर एक्सर्ट करता है ट्यूब की वॉल्स पर, जिससे कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीव्स में ट्रांसपोर्टेड, जो लीव से ट्रांसपोर्ट हुए थे तो वो अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं इस प्रेशर से. सो ड्यू टू द लोअर कंसेंट, जब फूड शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट हो गए, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में पास हो गए, सो शुगर कंसनट्रेशन जो हो जाती है वो लो हो जाती है. फिर ड्यू टू द लो शुगर कंसनट्रेशन इन द फ्लोएम ट्यूब्स, वाटर एग्जिट्स द ट्यूब्स एंड फ्लो बैक इनटू द जाइलम. ठीक है, तो पहले हायर कंसनट्रेशन थी राइट फ्लोएम ट्यूब्स में, तो जब फ्लोएम ट्यूब्स में हायर कंसनट्रेशन थी तो वो जाइलम ट्यूब से उसने वाटर की कंडक्शन की
और वाटर की हेल्प से डिफरेंट पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट किया। फिर जब फूड ट्रांसपोर्ट हो गया तो फ्लोएम ट्यूब में अब जो शुगर कंसनट्रेशन थी वो लो हो गई। फिर जब शुगर कंसनट्रेशन लो हो जाती है फ्लोएम ट्यूब में तो जो वाटर एंटर किया था विद द हेल्प ऑफ जाइलम, तो वो जाइलम में फिर से वापस चला जाता है और फिर ऐसे ही जो प्रोसेस है ये होता रहता है कि जब हायर कंसनट्रेशन होगी तो जाइलम से वाटर एंटर होगा और जब लो होगी तो जाइलम में वापस चला जाएगा वाटर। सो द नेक्स्ट इज जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो जाइलम है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसमें क्या डिफरेंस है। सो द जाइलम जो है वो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करता है बाय द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स, वेयरएज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो जाइलम है इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। So transport of material in xylem occurs because of transpiration pull। तो जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जो क्या होता है ट्रांसपीरेशन पुल यूज़ हो रहा है और जो फ्लोएम में ऑस्मोसिस क्रिएट हो रही है। ठीक है, जो अभी बताया मैंने कि जो जाइलम से जो वाटर कंडक्शन होती है तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती है, राइट। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम डज नॉट यूज़ एनर्जी। जब जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रही है वाटर की तो उसमें बिल्कुल भी एनर्जी की यूसेज नहीं होती है, बट इन फ्लोएम द ATP इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, so students, we have completed this chapter. Today let us do a recap of all the topics learnt in this chapter. So let's start. Okay, so first system what we did was the digestive system. So the food that we eat chewed and mixed with the saliva। जो भी हम फूड जो है वो मिक्स करते हैं, किससे च्यू करते हैं और मिक्स करते हैं, सलाइवा से, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। व्हाट इज सलाइवरी अमाइलेज? इट इज़ ए एंजाइम विच हेल्प इन दी रिएक्शंस। It starts breaking down the starch into simple sugars. So the salivary amylase present in the saliva, it helps in the breaking down of the starch into the simple sugars. And what is starch? जो स्टार्च है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से सिंपलर शुगर की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है इन दी माउथ। आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, जो भी हमने अब यहाँ पे च्यू किया है और ब्रेक डाउन हो गई है तो उस मटेरियल को हम अब बोलस बोलते हैं। एंड द बोलस देन एंटर्स द इसोफेगस एंड इज पुश्ड फॉरवर्ड ड्यू टू दी पेरिस्टालिस मूवमेंट। तो अब जो च्यूड फूड है हमारा, जिसको हम अब बोलस कह रहे हैं, तो बोलस जो है वो अब इसोफेगस में एंटर होता है और इसोफेगस से जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है अंदर को और बाहर को, अंदर को और बाहर को। इस पेरिस्टालिस मूवमेंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोलस जो है वो मूव करता है। देन द फूड एंटर्स द स्टमक। After esophagus, the food enters the stomach where it is mixed with the gastric juices that contain pepsin, HCl and mucus. So अब जो बोलस इसोफेगस में एंटर हुआ था, देन इट विल एंटर इन स्टमक वेयर द गैस्ट्रिक जूसेस आर प्रेजेंट लाइक पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे बोलस जो है जो स्टमक में पहुंच गया है, अब स्टमक में जब उसकी डाइजेशन हुई अच्छे से विद HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, देन आफ्टर दिस द मटेरियल विल बी कॉल्ड काइम। देन द नेक्स्ट द काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्फिंक्टर मसल। द बाइल ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस इन द प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन। सो जो काइम जो स्टमक में बना था, जो स्टमक में जिसकी डाइजेशन हुई थी, देन जो रिमेनिंग बचा था दैट वाज कॉल्ड काइम, राइट। सो दिस काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है
और जो बाइल है वो फैट ग्लोब्यूल्स की कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ये है कि बाइल आया कहाँ से। सो ये जो बाइल जूस है ये लीवर से आया है। जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में उनकी ब्रेक डाउन कर सके। और इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में कौन चीज़ हेल्प कर रही है? बाइल जूस हेल्प्स इन दी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द फैट मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। So in bile juice lipase enzyme is present. Lipase enzyme, तो एंजाइम जो है ये आपने ज़रूर याद कर लेनी है। जो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, इन स्टमक पेप्सिन एंड देन इन fat molecule, in bile juice lipase. The lipase present in bile juice helps in the emulsification by breaking the molecules into fatty acids and glycerols. The proteins are digested by trypsin in amino acids. So जो भी काइम में जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे that were broken down into the fatty acids and glycerol, and the proteins present in the chyme are digested by trypsin enzyme. Trypsin is also an enzyme which help in the breakdown of proteins into the amino acids. So the carbohydrates are digested by pancreatic amylase into glucose. अब ये जो pancreatic amylase enzyme है, pancreatic amylase is also an enzyme which is secreted by pancreas. So the carbohydrates are digested by the pancreatic amylase into glucose. These simple forms of nutrients are absorbed into the blood through the villi. So the in the small intestine में एक finger like projections are also present which are called villi. और ये जो villi क्या करती हैं, ये absorption में help करती हैं जितने भी important nutrients उस काइम में present हैं, important nutrients और proteins और fat molecules, villi जो है उसकी absorption कर लेती है, ठीक है, जितने भी सारे important nutrients. The blood transports these absorbed nutrients to all cells in the body. अब ये जितने भी यहाँ पे अब विलाई ने nutrients absorb किए थे, these all nutrients will flow into the blood and और blood जो है वो different body parts में उसको transport कर देता है. Then the undigested food enters the large intestine. अब small intestine में सारे nutrients की absorption होगी, right? जितने भी हमें nutrients की ज़रूरत थी वो सारी absorption हो गई. Then the remaining enters in the large intestine where the excess water is absorbed. अब जितना भी अगर कोई excess water रह गया है उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल में, तो उसमें जितने भी एक्सेस वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर देता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम रिमूव कर देते हैं थ्रू दी एनस. सो नेक्स्ट वाज द रेस्पिरेशन. Digestive system is done. Next is respiration. We will know the process of respiration in this. When the cell needs energy, the ATP molecule is broken down into the ADP and phosphatase using water. This releases the stored एनर्जी ऑफ आर यूज़. तो पहले तो ATP क्या होती है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसका मीनिंग ये है कि एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं. ट्राई का मीनिंग 3 होता है, राइट? सो एक एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं. ओके. फिर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, व्हेन वी नीड द एनर्जी, तब क्या होता है कि ATP से, ATP मतलब कि ट्राइफॉस्फेट से 1 फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है. तो एक रिलीज़ हो गया तो कितने बचे? 2 फॉस्फेट बचे. तो उससे क्या होगा, नेम क्या हो गया इसका? एडिनोसाइन के साथ अब 2 फॉस्फेट बचे तो इसका मीनिंग हो गया ADP, मीनिंग एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ओके. सो व्हेन वी नीडेड द एनर्जी 1 फॉस्फेट ग्रुप वाज रिलीज्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ADP. ओके. व्हेन एनर्जी इज फॉर्म्ड, जब एनर्जी फॉर्म होती है, देन ADP द 1 फॉस्फेट ग्रुप विल जॉइन द ADP एंड फॉर्म द ATP. बस यही जो है साइकिल परफॉर्म होता रहता है. जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, देन ATP रिलीजेज इट्स 1 फॉस्फेट ग्रुप एंड बिकम्स ADP. and when the energy is formed, the released group phosphate group
rejoins the ADP and forms ATP. So the energy is released due to add a phosphate molecule to molecules called adenosine डाइफॉस्फेट. जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब एनर्जी यूज़ होती है, देन जो ATP मॉलिक्यूल है वो ADP बन जाता है. सो आई होप आपको अब ये साइकिल समझ आ गया हो. ये साइकिल जो है आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज़ व्हेन अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज़ एडेड टू अ ADP. जब हाँ, ये भी अभी मैंने बताया जैसे कि जब हम ADP मॉलिक्यूल जो है उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, देन इट बिकम्स द ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो दस द एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द ATP मॉलिक्यूल्स टेम्परेरीली. So next is anaerobic and aerobic respiration. Respiration was of two type, right? Anaerobic and aerobic respiration. So during aerobic respiration, the cell break down small glucose and obtain energy in the presence of oxygen. So during aerobic respiration, जो cell जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है. ओके. और ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है. इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के कारण एनर्जी रिलीज जो होती है वो ज़्यादा होती है. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट था रिएक्शन में, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है. और ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल भी नहीं होता. सिर्फ साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है. और इसमें एनर्जी की जो रिलीज़ होती है वो बहुत लेसर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं होती है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कंप्लीट ना होने के कारण एनर्जी की जो रिलीज़ होती है वो बहुत कम होती है. सो नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेशन. सो यहाँ पे फर्स्ट हम वेना केवा से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. ये डबल सर्कुलेशन है, तो हम यहाँ पे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वेना केवा का है. सो द वेना केवा कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. सो व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कॉल्ड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम बोलते क्या हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये आपने अच्छे से याद कर लेना है दैट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कॉल्ड deoxygenated blood. So the this carbon dioxide rich blood enters the right atrium. From the right atrium the blood flows into the right ventricle. So वेना केवा एक आर्टरी है जिसमें क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है. ये आपने ना याद करके रखना है कि कौन सी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा था. तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में ज़रूर आते हैं कि वेना केवा में कौन सा ब्लड था, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा था. ठीक है. तो ये डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है आपने अच्छे से याद करना है. सो इन द वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. सो through vena cava blood enters into the right atrium, and after right atrium the blood flows into the right ventricle. So right atrium और right ventricle में भी अभी deoxygenated blood ही present है. ठीक है. So from the right ventricle the blood is carried by the pulmonary artery. So राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वहाँ से ब्लड को लंग्स तक फ्लो आउट करती हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से फिर डिफ्यूजन होती है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो ब्लड में फ्लो आउट करती हैं. सो यहाँ पे अब पल्मोनरी आर्टरी के पास अब जब लंग्स के पास ब्लड चला गया तो यहाँ पे डिफ्यूजन होने के बाद अब ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब वो जो है फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में जाता है
और कहाँ से जाता है, पल्मोनरी वेन्स से। सो इसमें ये था कि पहले पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो लंग्स तक गया, वो वाला ब्लड, फिर वहाँ पे लंग्स में क्या हुई, डिफ्यूजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो लंग्स में चली गई और लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो ब्लड में फ्लो आउट हो गई। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है, आफ्टर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में जा रहा है ब्लड। अब पल्मोनरी वेन में जो ब्लड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स में, ये लेफ्ट एट्रियम में उस ब्लड को फ्लो करता है। एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम इट पंप्स द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज़ पम्प्ड टू द एओर्टा। एओर्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, देन इन लेफ्ट एट्रियम एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम इट वेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा। एओर्टा से फिर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई हुआ। सो द एओर्टा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर द ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो एओर्टा जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जहाँ पे फिर ऑर्गन्स के साथ डिफ्यूजन होती है। जो ऑर्गन्स में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो ब्लड में फ्लो आउट करती हैं और फिर जो भी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन। सो द कार्बन अगेन द वेन्स कैरी दिस ब्लड बैक टू द लंग्स। अब एओर्टा ने जब सारे ऑर्गन्स को ब्लड कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब यहाँ से फिर से वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट एट्रियम में जाएगा। आफ्टर राइट एट्रियम विल राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, आफ्टर पल्मोनरी आर्टरी फिर से पल्मोनरी वेन। ऐसे ये जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है ये परफॉर्म होता रहता है हमारी बॉडी में और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। हमने अभी तक 3 सिस्टम पढ़ लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन circulatory system and last one is excretion. So the blood enters the nephron through the capillary branches. So जब किडनी में प्रेजेंट होती है millions of nephrons are present in the kidney which help in the filtration of the blood. So the blood enters the nephron through the capillary branches. कैपिलरी ब्रांचेस के थ्रू जो है नेफ्रॉन में ब्लड एंटर करता है और एंटर करते ही एक बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल के अंडर एक लिंक्स से बने होते हैं कैपिलरीज के, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के अंदर फ्लो होगा तो वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो थे वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे और जितने भी अनइम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे वो सारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे और ब्लड जो है फिर वो फ्लो आउट कर जाएगा। सो यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज सोल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड रिटर्न टू द ब्लड फॉर द रीयूज़। अब यहाँ से क्या होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस थे, जितने भी सॉल्ट्स वगैरह जो थे, जो हमने बोमेंस कैप्सूल में कैप्चर किए थे, तो वो आगे जाके लूप्स में जाके क्या होते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स वगैरह थे वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। सो द फ्यू यूजफुल सब्सटेंसेस along with the water are reabsorbed and the few waste material are secreted into the filtrate. It allows the passage of the filtrate or the urine. So अब यहाँ पे क्या है कि जो भी important सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो कि फिल्ट्रेट में आ गए थे, जो कि अनयूजफुल थे, तो वो जो थे एक्सेस वाटर वगैरह वो सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि यूरिया वगैरह जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन जो है यूरेटर्स में फॉर्म होते हैं एंड आफ्टर यूरेटर इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लड। So next is the question, list the level of organization in human beings. तो ह्यूमन बींग्स की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है कि सबसे पहले जो है वो सेल बनते हैं। आफ्टर सेल टिश्यूज आर फॉर्म्ड,
एंड आफ्टर टिश्यूज़ जो हैं वो जब इकट्ठे होंगे, दे व्हेन द सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू विल फॉर्म अ ग्रुप, दे विल फॉर्म एन ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन जो है वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, देन दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल मीनिंग कि इंग्रेडिएंट्स जो हमें ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। सो फर्स्ट वॉज लाइट एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इन द डाइजेशन, अभी हमने डिस्कस भी किया। सो द सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च present in the food into simple sugars, thus digestion of food begins in the mouth. So the components present in the bloods are plasma, platelets, RBCs and WBCs. प्लाज्मा जो है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आरबीसीज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड अदर पार्ट्स, एंड डब्ल्यूबीसीज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। सो व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल? ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो जाइलम में परफॉर्म होता है, जो कि एक सक्शन पुल कॉज करता है ताकि जो वाटर जो रूट में प्रेजेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। एंड रूट प्रेशर इज़ द प्रेशर क्रिएटेड इन प्लांट्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट सेल्स एंड सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये रिवीजन सेशन समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप और एनीवेयर। और नेक्स्ट वीक आपके एएसएम होगा बायो का, तो आपने आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है इस चैप्टर की। ओके, बाय बाय।